Hello students, how are you? Welcome back. Today we are going to talk about Nernst equation and some numericals based on it. In my previous video, we have discussed electrochemical cells, electrolytic cell and the electrode potentials. Here we are going to study Nernst equation. Actually, the derivation of Nernst equation is not compulsory for us, so we are going to have only formula and solving numerical here. Let us start the topic. Here Nernst equation, why Nernst equation is necessary, for which type of reaction it will be applied, मतलब किस कंडीशन में नर्स्ट इक्वेशन का यूज होगा. तो जब हम इलेक्ट्रोड ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करते हैं और जब उस सेल रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन नहीं होती हैं, उस केस में हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं. क्लियर? हम नर्स्ट इक्वेशन का कब यूज करते हैं? जब रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल की नहीं गिवन होती है, उस केस में हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं. नर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? हमें अगर मेटल आयंस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो, कंसंट्रेशन मालूम हो, तो हम उस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, here it is a formula E equals E naught minus 2.303 RT upon NF into log active mass, here concentration of product and upon concentration of reactant written and base is 10. इस इक्वेशन को आप 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा. E equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन. अब यहां पर अलग अलग टर्म्स दिए हैं, तो क्या क्या है? जैसे ये जो E है, इसको तो हम लोग जानते ही, इट इज ईएमएफ ऑफ सेल, एंड दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल. स्टैंडर्ड इन द सेंस ऑफ स्टैंडर्ड वी मीन द टेम्परेचर शुड बी देयर 298 Kelvin and pressure should be 1 atm and the concentration of the salt solution is 1 molar. In that case we will say that the EMF of cell will be standard EMF. Okay, so have a look here. Here E is EMF of cell, E naught is standard electrode potential and R is gas constant. Remember this value. We will always use this value, equal to 8.3145 joule per mole Kelvin. Remember and mark it कि हम हमेशा नर्स्ट इक्वेशन में R की वैल्यू 8.3145 जूल मोल पर मोल केल्विन ही यूज करेंगे. और टेम्परेचर यहाँ पर देखो T दिया है ना, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है. लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये इक्वेशन शॉर्ट में भी हो जाएगा जब हम इस टेम्परेचर की वैल्यू और इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देंगे. ओके, और यहाँ पर F क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में कैपिटल F, इट्स फैराडे कांस्टेंट F. इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, वो भी हम बता देंगे. लिखा भी है देखो 96,500 कूलम, यानी कि ये 10 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. 96,500 कूलम ये चार्ज होता है ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कैपिटल F की वैल्यू भी ये फिक्स हो जाएगी. ओके, एंड हेयर most important and most confusing term is N. If we know the calculation of N, then the whole question will be very easy. And if we are not able to find the value of N, the question will be more complex. And it is easy to find the value of N. So watch carefully when I am
telling about small n. Okay, here you know the P is concentration of product and R is concentration of reactant, and when we put the values here, value of R that is 8.3145, value of T that is the temperature 25 degrees Celsius, or we can convert it into Kelvin, but here we have to use in Kelvin, then we will use 298 Kelvin, and F the 96500 कूलम, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये इक्वेशन और शॉर्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन शॉर्ट हो क्या हो जाएगा, क्या स्क्रीन पे आप देखो, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन एफ, एन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सिर्फ एन बचेगा, एन एंड लॉग 10 बेस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये इजी है ना, देखो कितना सिंपल है। E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन स्मॉल एन लॉग 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इजी है ना, तो इसको आप 2-3 बार लिख लो, यही याद कर लो अभी के अभी, तब तो न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसको इग्नोर करोगे कि हटो बाद में याद कर लेंगे तो नहीं होगा। तब याद करने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, वैसे ही मेमोराइज हो जाएगा। ओके, दिस इज योर द वैल्यू व्हाट आई सेड, एंड दिस ratio of product and ratio of concentration of product and concentration of reactant is represented by Q also. Now discuss the work done by cell. What is work done by cell? Let n Faraday charge be taken out of a cell of EMF E, then work done by the cell will be calculated as, मतलब किसी सेल के द्वारा कितना वर्क किया जाता है, ये हम वैल्यू, अगर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो इसी फार्मूले को ही हम सही से लिखेंगे तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इसी को हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट में, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अच्छा, चार्ज क्या है? एनएफ। हमने स्टार्टिंग में कहा एन फैराडे, एन फैराडे का सेंस है एनएफ। तो ये तो चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया एन मोल्स ऑफ गैस, एन मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स, उस पर चार्ज है ये एनएफ, इनटू हमने पोटेंशियल को यहाँ ई से रिप्रेजेंट कर लिया। तो जो ये वर्क डन है, यूजफुल वर्क डन हम कह सकते हैं इसको, यूजफुल वर्क डन है, दैट इज द NFE। अच्छा, जब वर्क डन ई है तो हम लोग ये जानते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है दैट इज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन। गिव्स फ्री एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन, or we can say its reverse कि useful work done is negative of Gibbs free energy, change in Gibbs free energy. Okay, have a look here. This is NF equal to minus delta G, or its reverse will be occurs. It means delta G equal to minus NFE, delta G equal to minus NFE. Okay, and for standard condition it means for maximum obtainable work from the cell will be, then this will be NFE naught. It means here electrode potential is standard electrode potential, and the Gibbs free energy will be also delta G naught. तो ये दो फार्मूले यहाँ पर आपको मेमोराइज करके रखने हैं, एक ये और एक ये। तो दो फार्मूले वर्क आप यूज करोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, डेल्टा जी की वैल्यू जब निगेटिव होगी,
गिब्स फ्री एनर्जी जब निगेटिव होगी तो रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। निगेटिव, एन फॉर निगेटिव एंड एन फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस से सेंस है कि वो रिएक्शन अकर होगा। मान लो किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा वास्तव में। और अगर ये में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वो रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो आप इस बात को ध्यान रखो। हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर द सेल रिएक्शन Mg to Mg+2 Ag+, इस रिएक्शन के लिए ये सेल है एक तरीके से, इस सेल के लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एंड मैक्सिमम वर्क डन ये फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी दिखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी के लिए हमने इसको इन्वॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अदरवाइज हम नर्स्ट इक्वेशन पे डायरेक्ट पहुंचते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर ये चेक करना होता है कि जो गिवन वैल्यूज हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ ये बात कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। In case of if oxidation potential is given, then we have to change it into reduction potentials by reversing the sign of it. Magnitude will be same in both cases. That is for oxidation potential and for the reduction potential. Okay, so first we have to check this. So here both the values are reduction potentials. So this is easy for us to solve numerical. In case of if any one of this is of oxidation potential, then we have to change it into reduction potential by reversing the sign, by changing the sign. It is, if it is negative then doing positive, and if it is positive then doing negative. Okay, here the EMF of the cell standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी E राइट माइनस E लेफ्ट। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड, तो राइट साइड पे क्या था? कैथोड था ना, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड पे क्या होगा, यानी कि राइट साइड लिखा हुआ था, राइट साइड में क्या है? सिल्वर है ना, तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिख देते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो दैट इज द 0.80। एंड लेफ्ट में क्या है? Mg है, तो इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख देंगे। ओके, तो यहाँ माइनस साइन और इसकी वैल्यू निगेटिव में है, तो दोनों हमने लिया और फिर निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, और इस पॉजिटिव को जब सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 3.17 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन हमने स्टार्टिंग में भी जस्ट पहले बताया कि जब वर्क डन बाई सेल यूज बता रहे थे कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज वहां पे NF था और पोटेंशियल E0 था, तो हमने उसको कहा E था, तो वहीं पर बताया था कि मैक्सिमम वर्क विल बी NFE। तो NFE, अब वहां पे भी मैंने बताया था कि N को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो यहां से आप N फाइंड आउट करने पे फोकस करो कि कैसे N फाइंड आउट हो रहा है। अब देखो जो रिएक्शन गिवन है, ऊपर देखो एक बार फिर से, Mg से Mg+2 Ag+ से Ag हो रहा है, यही तो हो रहा है। इट मीन्स कि हियर दिस इज Mg to Mg+2, 2 electrons are releasing here, but here I have balanced, ignore this one, ignore. Okay, here this reaction will be Ag plus it will take single electron to reduce in Ag, मतलब Ag+ से Ag0 होने के लिए, रिड्यूस होने के लिए सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वही एक टेक करेगा, ये लेगा। बट यहां पर देखो इस दोनों इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस के लिए देखो ऊपर वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले रिएक्शन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिर्फ हम इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हमें पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस इज वाई आई हैव रिटन हेयर 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Ag। वॉच रिटन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो हेयर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एक्चुअली n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, आइदर गेन्ड, आइदर लूज्ड और ट्रांसफर्ड वी कैन से। तो यहां पूरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ट्रांसफर हो रहा है। तो हेयर n विल बी 2। समझ में आया? तो n की वैल्यू 2 मिल गई। f की वैल्यू हमने बताया अभी 96500 कूलाम होती है, वो वैल्यू हम रखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया, वो वैल्यू रखेंगे। तो इसके बाद हमें गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज मिल जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड था, डेल्टा जी इक्वल टू 2 इंटू 96500 इंटू 3.17, दिस विल गिव यू दिस वैल्यू इन जूल। तो डेल्टा जी की वैल्यू, अच्छा डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आई कि निगेटिव आई? पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव आई इट मीन्स क्या, ये रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर यही वैल्यू निगेटिव होती तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो गिवन था, लेकिन यहां वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फाइंड ईएमएफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो यहां पर जो इक्वेशन आपको देख रहा होगा थोड़ा सा चेंज अभी तक हमने बताया नहीं है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जान जाओ कि आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इसको शी भी बोलते हैं, SHE। ओके, तो इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, H+2 H2 एंड प्लेटिनम। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके बारे में हम लोग फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखो एक सेल रिएक्शन गिवन है और इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है EMF। तो जब भी इस तरह का वैल्यू दिया हो जहाँ पर साल्ट का आयंस का कंसंट्रेशन गिवन हो। अच्छा देखो आयंस का तो अगर मान लो कि रिएक्शन में ये आयंस हैं तो उस केस में तो यहाँ पर कंसंट्रेशन उसका दिया होगा, लेकिन जब कहीं भी रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व होगा तो उस केस में उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 बार ही हमेशा यूज होगा। ये आप कंफर्म हो लो अभी कि जब भी किसी गैस में रिएक्शन में गैस का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसके कंसंट्रेशन की बात होगी तो उसका कंसंट्रेशन 1 बार ही यूज होगा। ये बात आप गांठ बांध लो। Okay, now solving the question, and here this value is given, electrode potential of Fe2 plus 2 Fe. And one more thing you should know, the electrode potential of for hydrogen is 0. We will discuss it later. What I am saying, electrode potential for hydrogen is 0 and this is why it is taken as a reference. And this is why this type of reaction cells are called reference cells. Okay, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तीन स्टेप्स में जाएंगे। पहले स्टेप्स में हमें देखो नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है कि E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। तो हम सबसे पहले इस E0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। तो पहला स्टेप में ये फाइंड करोगे, दूसरे स्टेप में इस स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करेंगे और तीसरे स्टेप में दोनों की वैल्यू रख के यहाँ पर इस इक्वेशन को पूरे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही फॉर्मूला E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। तो राइट में क्या है, हाइड्रोजन है, तो अभी मैंने बताया, अभी आपको याद ही करना है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, माइनस लेफ्ट साइड में आयरन है तो आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही गिवन है, तो दिस इज वाई वी आर कॉपिंग इट
minus 0.44, so this is, and solving this we will obtain 0.44 volt. Okay, so this is the electrode potential for iron, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, अब देखो हमने ई की ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. अब दूसरा स्टेप क्या है, स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करना. यहां पर देखो क्या हो रहा है कि Fe से 2 Fe+2 में चेंज हो रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. और फिर हाइड्रोजन H+ ही समझो भी, H+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके 1 H बनना रहा है. लेकिन जैसे हमें क्या कर, हमने कहा ना कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2H+ और ये H2 हो जाएगा. भाई ये 2 इसको अलग समझो, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2. यहाँ पर n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, दोनों में सेम है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो दूसरा स्टेप भी हमने सॉल्व कर लिया. अब तीसरा स्टेप क्या है, दोनों वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट करना नर्स्ट इक्वेशन में. अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन में जब सॉल्व करोगे तो एक चीज़ होता है, कभी कभी सेल रिएक्शन भी नर्स्ट इक्वेशन के टर्म में लिखने को आ जाता है. तो यहाँ पर देखो E= अगर उस तरह का आएगा तो E=E0 यहाँ पर लिखोगे अपॉन 0.059 अपॉन n लिखोगे इंटू log 10 बेसिस Fe+2, क्योंकि रिएक्शन में देखोगे आप तो Fe+2 ही है, Fe+2 है यहाँ पर, तो उसका कंसंट्रेशन अपॉन H2 है. तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम यहाँ पर जो H+ का कंसंट्रेशन है, अच्छा हम जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो किसका कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, आयंस का तो कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, आयंस का तो कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं. तो आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आयरन के लिए. अब ये आयरन कहाँ कंसंट्रेट, Fe आयन कहाँ प्रोड्यूस होगा, ये प्रोडक्ट में जाएगा और रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा H+. तो अभी मैंने बताया यहाँ कि रिएक्टेंट में H+ नहीं 2H+ होगा, तो यहाँ पर उसके कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा. बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि H+ का एक्टिव मास जब लिखते हो तो इसका जो भी कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पर पावर में लग जाता है. ठीक, यहाँ Fe सिंगल था तो हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वही लिखा. ठीक, अब इनकी वैल्यूज कंसंट्रेशन रख लो. तो Fe+2 आयन की जो कंसंट्रेशन दी गई है 0.001 मोलर. अब इसको यानी कि 1 हम 1000 समझ सकते हैं और इसको 10⁻³ ये तो कर सकते हैं. तो 10⁻³ यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी Fe+2 की कंसंट्रेशन की जगह पे. और गैस जहाँ पे H+ था वहाँ पर कितना गैस है ना, तो 1 बार यूज़ किया जाएगा. अब ये 10⁻³ हो गया था, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी. अब ये लॉ का रूल है कि ये पावर्स सामने मतलब बाहर कोफिशिएंट के टर्म में आ जाती हैं, तो ये आ जाएगा. ठीक, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, तो यानी कि नीचे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचेगा 10 बचेगा. ओके, तो 10 बचेगा तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी. तो log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो -3 × 1 कितना हो जाएगा -3. अब फिर पूरे जब सॉल्व कर लोगे पूरे इक्वेशन को तो एट लास्ट आपको 0.523 वोल्ट मिल जाएगा. आप इसको सॉल्व करो, इसको छोड़ो मत, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ. ओके, तो ये इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में, ये चीज़ आपको दूसरे क्वेश्चंस में ये सेल दूसरे मिल जाएंगे. जैसे ये हाइड्रोजन हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास इत्तेफाक से जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी इसी पे डिपेंडेंट है. फाइंड EMF ऑफ SN/SN+2, इसका कंसंट्रेशन 0.050 मोलर है. फिर वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड. अब इसमें स्ट्रांसियम का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.14 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है इसका. तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अच्छा यहाँ E0 होगा. ओके, चेक इट. E0 = क्या हो जाएगा, तो E0 = E राइट माइनस E लेफ्ट. राइट में कौन है हाइड्रोजन, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन का लिए 0 यूज़ किया जाएगा. माइनस लेफ्ट में कौन सा है स्ट्रांसियम खुद है, तो इसके लिए
0 पॉइंट, यहाँ पर देखो एक बार फिर से सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाली है, ये ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालिए, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि एन वैल्यू को फाइंड आउट करना, स्मॉल एन को। तो स्मॉल एन के लिए कैसे फाइंड करोगे, SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये हाइड्रोजन है। तो यही पिछले इक्वेशन में भी हम देख रहे हैं, दो इक्वेशन में। तो यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। तो ओवरऑल जब इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लोगे, अब ये दोनों वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू यहाँ 2 रख दी गई और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर रख दिया वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, SN2 प्लस आयन यही तो है, और रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन प्लस। पिछले इक्वेशन में भी हमने समझाया था रिएक्शन लिख के कि यहाँ पर जो आयंस हैं वही हमें प्रोडक्ट लेना है। ये नहीं लेना कि ये प्रोडक्ट ले लें और इधर इसको इसको रिएक्टेंट ले लें और इसको प्रोडक्ट ले लें, ऐसा नहीं होगा। आयंस ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होंगे क्योंकि यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो SN2 प्लस प्रोडक्ट हो जाएगा, 2H प्लस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो वहाँ पर भी जब कंसंट्रेशन लिखने की बारी आएगी तो H प्लस पावर 2 ये डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, SN2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार फिर से यहाँ देख लो, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि SN2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन H प्लस का स्क्वायर का मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो इनकी वैल्यूज अब रख दोगे 0.050 और हाइड्रोजन प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, ओके। तो 0.020 रखे। अगर नहीं दिया है, गैस है, तो उस केस में हम 1 atm भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है तो हम इसको ये रखेंगे। अच्छा, इसको पूरे ओवरऑल सॉल्व जब करोगे तो लास्ट में आपको कैलकुलेशन आप छोड़ना मत, ये करते हुए लास्ट में आपको 125 मिल जाएगा। ओके, 125 को फिर 5 पावर 3 में रख लेंगे। अभी मैंने जो बताया कि जो पावर होगा यहाँ का, ठीक है ना, वो यहाँ कोफिशिएंट में आ सकता है, तो वो 3 यहाँ पर कोफिशिएंट में आ गया। अब log 5 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो 0.69897 होती है। अच्छा, अब परेशान मत होना, ये वैल्यूज गिवन होंगी कॉपी में, क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू गिवन है, जैसे आप पुट करेंगे। अगर नहीं भी रखते हो आप वैल्यू, तो यहाँ तक भी करोगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। क्लियर। तो ये वैल्यू हालांकि गिवन होगी, तो ये गिवन करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो EMF ऑफ सेल हो जाएगा 0.077 हो जाएगा। तो आप पूरे कैलकुलेशन को चेक करो, सिर्फ देख के ही मत छोड़ो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड subscribe my channel also. Okay, thank you.